हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये डिस्कस किया था मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। तो हमारी ये अलग अब नई एडजस्टमेंट जो है हमारी, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो इसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो इस सारे केसेस में रीवैल्यूएशन किया जाता है असेट्स का और लायबिलिटीज का। मतलब उनको दोबारा से उनकी वैल्यूएशन की जाती है कि अगर कोई असेट्स की वैल्यू कम हो गई है या ज्यादा हो गई है, या कोई लायबिलिटीज की वैल्यू पहले से इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है, उन चेंजेस में उनकी वजह से फर्म को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, उस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है सो दैट न्यू पार्टनर अगर कोई फर्म में आ रहा है तो उस पार्टनर को असेट्स और लायबिलिटीज में अगर कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं रीवैल्यूएशन में, तो उस प्रॉफिट में उसको कोई शेयर ना मिले, या फिर अगर असेट्स या लायबिलिटीज की असेट्स की वैल्यू कम हो रही है या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इससे अगर कुछ फर्म को लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भी न्यू पार्टनर को बियर ना करना पड़े। इसलिए न्यू पार्टनर के आने के पहले कुछ भी असेट्स या लायबिलिटीज में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उन सारे चेंजेस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसी से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में को एक और नाम से बुलाया जाता है, एक तो उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें होता क्या, इसका नेचर क्या होता है रीवैल्यूएशन का? इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। हम लोग बनाते क्यों है रीवैल्यूएशन का, इसका रीजन क्या है बनाने का? मान लीजिए हमारा प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर हमारा था 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये हमारा प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर था। करंट अकाउंटिंग ईयर जो है हमारा, ये है हमारा 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ये हमारा प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर था, ये हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड है। जो हमारी प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर की जो बैलेंस शीट बन चुकी है उसमें कुछ असेट्स और कुछ लायबिलिटीज अपीयर हो रही हैं। इस डेट पे अगर कुछ असेट्स या कोई एक बैलेंस शीट जरूर बनी होगी, तो उस बैलेंस शीट में हमारी असेट्स और लायबिलिटीज अपीयर हो रही हैं कि 31 मार्च 2020 को फर्म में कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। अब न्यू पार्टनर जो है उसका एडमिशन हो रहा है। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ऑन 1 जुलाई 2020। नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है 1 जुलाई 2020। तो इनमें जो पीरियड में चेंज है वो पीरियड कौन सा है? पीरियड फॉर रीवैल्यूएशन जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 टू 1 जुलाई 2020। मतलब फर्म में करंट अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल 2020 जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर 1 जुलाई 2020 तक जो हमारे 3 मंथ्स हुए, इन 3 मंथ्स में अगर कोई चेंजेस होते हैं, अगर कोई असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है या लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है
या असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है या लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है। इस तरह से कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए क्योंकि अगर कुछ चेंज होगा, अगर 31 मार्च 20 को हमारी बिल्डिंग की वैल्यू पहले 2,50,000 थी, तो मे बी 1 जुलाई 2020 तक उस पर कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो उस डेप्रिसिएशन की वजह से बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी। दैट डेप्रिसिएशन इज लॉस फॉर बिजनेस। तो इस लॉस को न्यू पार्टनर बियर नहीं करता है। इस तरह के लॉस को न्यू पार्टनर कहता है कि ओल्ड पार्टनर्स का है वही लोग बियर करें। तो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ऐसे लॉस को बियर करते हैं। एक अगला एग्जांपल, मान लेते हैं कि हमारे पास लैंड थी, लैंड की वैल्यू थी 6 लाख रुपीज। 31 मार्च 2020 को हमारी बैलेंस शीट में लैंड अपीयर हो रही थी 6 लाख की। 1 जुलाई को जब हमने असेट्स रीवैल्यूएशन किए, लैंड की वैल्यू दोबारा से की, तो पता चला उस लैंड की वैल्यू हो गई 7,50,000। तो 1,50,000 का जो ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स कभी भी न्यू पार्टनर को कभी भी ये प्रॉफिट नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि न्यू पार्टनर के आने के पहले के जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी लॉसेस हैं, वो सब हमारे हैं। तो उनको ओल्ड पार्टनर्स ही अपने ओल्ड रेशियो में बियर करते हैं या फिर एंजॉय करते हैं। उसमें न्यू पार्टनर को कोई भी शेयर नहीं मिलता है। तो यही इसका एक रीजन होता है कि हम जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जब भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ होती है। तो इन सारे ही केसेस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। दूसरी चीज, नेचर क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का? नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मीन्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, यही हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमको मालूम है क्या होते हैं। व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉस देन इट इज डेबिटेड, और व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स इट इज क्रेडिटेड। जब भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी दैट मीन्स देयर इज लॉस। लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। जब भी लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई दैट मीन्स इंक्रीज इन असेट्स। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो एक बेनिफिट है, एक इनकम है, गेन है, तो गेन के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इफ देयर इज एनी डिक्रीज इन लायबिलिटी इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन गेन, तो गेन होगा देन अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी, कोई छुपी हुई लायबिलिटी थी, हमने कोई रिकॉर्ड नहीं की थी लायबिलिटी, अब उसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, देन इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लॉस। लायबिलिटी बढ़ गई, लॉस बढ़ गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो हमको ये देखना है कि जब भी कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे जो है फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज भी बनाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो इसके बाद आपको बस यही ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब भी कोई इनकम होगी या कोई गेन होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और इसी के बेसिस पे अब हम बनाएंगे आगे इसका फॉर्मेट। तो ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं और उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कैसे करते हैं। तो पहली हमारी जर्नल एंट्री मान लीजिए ऐसे ही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, लॉस। अगर लॉस होगा तो मैंने अभी बताया आपको कि जब भी कोई लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, और असेट्स अगर कम हो रही है, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट मीन इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन असेट्स। असेट्स डिक्रीज मतलब क्रेडिट,
असेट्स इंक्रीज डेबिट, असेट्स डिक्रीज क्रेडिट। तो वही जर्नल वाला जो हम पहले रूल अप्लाई करते थे वही रूल हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, कि जो भी हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है उसको क्रेडिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब अगर हम इसी जर्नल से अगर हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड दैट मींस लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू डिक्रीज इन असेट्स, कि हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो गई है और उसको हम अमाउंट के कॉलम में दिखा देंगे। इसी तरह से अगर हमारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन असेट्स, अगर हमारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो उससे क्या होगा, हमको गेन, रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो असेट्स इंक्रीज डेबिट साइड होती हैं। तो एंट्री हो जाएगी हमारी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स अगर डेबिट हो रही है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे बाय इंक्रीज इन असेट्स, कि हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। लॉस होगा तो डेबिट साइड, गेन होगा तो क्रेडिट साइड। तो असेट्स डिक्रीज थी डेबिट साइड, असेट्स इंक्रीज क्रेडिट साइड। इसी तरह से लायबिलिटीज के लिए है, इफ देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी, इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो इससे क्या होगा फर्म को, लॉस। मान लीजिए हमारा कोई वर्कर है फैक्ट्री में, कोई एक्सीडेंट हो गया और उसको जो है नुकसान हुआ, तो उसके लिए कुछ कंपेंसेशन पे करना पड़ रहा है। हमने कोई कंपेंसेशन रिजर्व पहले से मेंटेन करके नहीं रखा, एक अनफॉर्सीन लायबिलिटी है हमारे लिए। तो इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, मतलब हमको जो है हमारे लिए एक लायबिलिटी है तो हमारे लिए एक लॉस है। तो इस तरह के लॉस के लिए भी हम क्या करेंगे, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज लायबिलिटी दैट मीन्स लॉस, दैट मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड। तो हम यहां पर भी लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। ये एक एग्जांपल है, मान लीजिए वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, बट यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू लायबिलिटी, मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट और रीवैल्यूएशन डेबिट। यहां पे एंट्री में डेबिट हो रहा है तो यहां पर भी हम दिखा देंगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। इसी तरह से अगर कोई लायबिलिटी कम हो जाए, इफ देयर इज डिक्रीज इन एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है तो उससे क्या होगा, उससे गेन होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर कोई लायबिलिटी कम हो जाती है तो डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो गेन की जगह पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसको हम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। असेट्स कम हुए तो डेबिट साइड, लायबिलिटी कम हुई तो क्रेडिट साइड। असेट्स इंक्रीज हुए तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो डेबिट साइड। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी हो सकती हैं, कि अगर कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं जिनका हमें पहले नहीं पता था, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम उन असेट्स पे भी नजर पड़ गई, तो वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हमारी असेट्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये वो भी यहां पर आ जाएंगी बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, वो भी इंक्रीज होंगी असेट्स तो क्रेडिट साइड। इसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं जो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं करी थी बैलेंस शीट में, लेकिन रीवैल्यूएशन के दौरान उनपे भी नजर पड़ गई कि कुछ ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनको पेमेंट करना है,
ऐसे प्रोविजंस हमने नहीं बनाए थे पहले, अब बना लेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या दिखा देंगे, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। मतलब किसी भी तरह से अगर कोई लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, किसी भी तरह से अगर कुछ गेन हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। क्रेडिट हमको मालूम है, क्रेडिट साइड होती है इनकम्स के लिए और डेबिट साइड होती है हमारी लॉसेस के लिए। कोई भी अकाउंट हम बनाते हैं तो उसमें क्रेडिट साइड हमारी इनकम्स की होती है और डेबिट साइड हमारे लॉसेस की होती है। अगर इनकम्स ज्यादा है, इनकम्स का टोटल अगर मान लीजिए ज्यादा है और लॉसेस का टोटल अगर कम है, तो उस केस में एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर लॉसेस विल रिजल्ट इन प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड पर। अगर इनकम ज्यादा है, लॉसेस कम है, तो आएगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट मिलेगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, और वो पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। अगर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होता है तो यही एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, इफ एक्सपेंसेस आर मोर, इफ लॉसेस आर मोर एंड गेन्स आर लेस, देन इन दैट केस लॉसेस को हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स का नाम क्रेडिट साइड, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, अगर लॉसेस होते हैं तो कैपिटल डिक्रीज डेबिट। तो इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड, और अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में उसको दिखाएंगे, और उसके बाद इसका टोटल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है कि हम उसकी पहले जर्नल बनाते हैं और फिर उसके बेसिस पे लेजर। लेकिन हमारे पास मोस्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में हमको करने होते हैं उसमें हमसे कभी कभी जर्नल एंट्रीज पूछ लेता है, नहीं तो ज्यादातर जो होता है वो अकाउंट ही बनाना होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज ही सिर्फ पूछ ली जाएं तब भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट के बेसिस पे ही आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो सकता है। तो इसलिए अकाउंट बनाना है हमको हमेशा वर्किंग नोट में, तो इसलिए इसको ध्यान रख लीजिए। इसी की हेल्प से हम जर्नल भी बना सकते हैं। डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड, तो जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। उसी तरह से इंक्रीज इन एसेट्स है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन लायबिलिटी है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर प्रॉफिट हो रहा है लास्ट में तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इन केस देयर इज एनी लॉस तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से आप लेजर अकाउंट से, किसी भी लेजर अकाउंट से कभी भी जर्नल बना सकते हैं। तो ये आपको वर्किंग नोट में बनाना ही पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन हमको आएगा तो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हमको करना होता है। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन भी अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन में पहचानना है कि एसेट्स कम हो रही है या एसेट्स इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसका अभी मैं अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।
तो जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन में देखा है, ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट दी हुई है हमको पहले से ही। और क्वेश्चन किस तरह, क्वेश्चन ऐसे है, लिखा है X and Y were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 31st March 2017, their balance sheet was as follows. लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये हमको सारे एसेट्स में दिए हैं। लायबिलिटीज में कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है। ये हमको बैलेंस शीट दिया ऑन 31st March 2017। ऑन द अबव डेट Z was admitted in the part as a new partner in a firm for 1/5 share in the profits of the following term। क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि Z कैपिटल लेकर आएगा 1,20,000 and 20,000 for his share of goodwill। Machine was to be depreciated by 10% and land and building was to be appreciated by 30%। अब यहां पे देख लेते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हो रही है, मतलब बढ़ रही है, और मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, दैट मीन्स कम हो रही है, लॉस हो रहा है। तो एक असेट्स इंक्रीज और एक असेट्स डिक्रीज। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक की वैल्यू हम पहले से ही इसको 20,000 इंक्रीज करके दिखा चुके हैं, तो इसलिए हमको उसको कम करना पड़ेगा। A provision for 5% was to be created for doubtful debts। Provision for bad debts, जो doubtful debts के लिए हम बनाते हैं provision, that is also an expense or it may be called as a liability। Salary outstanding was 5,000। Salary हमारी 5,000 rupees बाकी है भी पे करनी, that means it is a liability। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बना लेते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट। 2 में आ जाएगा असेट्स की वैल्यू जिसकी डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू 2 में, लॉस हो रहा है इसलिए डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो 2 में दिखाएंगे सबसे पहले 2 मशीनरी। मशीन की वैल्यू हम लोग बुक्स में देखते हैं कि हमारे पास मशीन पहले 80,000 की थी, तो और उसमें 10% डेप्रिशिएट हो रहा है, दैट मीन्स जितना अमाउंट असेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीज होगा, जितना इंक्रीज या जितना डिक्रीज होगा सिर्फ वही अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो यहां पर 2 मशीन दिखा देंगे 80,000 इंटू 10%, दैट इज 8,000 रुपीज। फिर कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 30,000। असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कभी हमको परसेंटेज दिया होगा तो हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कभी कभी हम डायरेक्टली ही अमाउंट लिख देंगे, वहां पे हमको दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे यहां दिया है 30,000 रुपीज, ये हमारा आ जाएगा। फिर दिया है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। हमने अपने स्टॉक की वैल्यूएशन पहले जब करी हुई थी वो 20,000 ज्यादा थी, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू कम थी, बट हमने जो बुक में जो वैल्यू शो की थी दैट वाज ओवर वैल्यूड। तो इसलिए अगर कोई स्टॉक की कोई ऐसी एसेट्स हैं जिनकी हमने वैल्यू पहले से ओवर वैल्यूएशन कर रखा है, उसकी वैल्यू को हम कम कर देते हैं, उसको भी हम यहां दिखा देंगे टू स्टॉक। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे 20,000 रुपीज। फिर दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5%। डेटर्स की वैल्यू हमारे दी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा डेटर्स पे कैलकुलेट करते हैं, और डेटर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 40,000। तो 40,000 का 5% वो भी यहां पर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये भी आ जाएगा 40,000 इंटू 5%, दैट इज 2,000। इसके साथ साथ उसने हमको क्वेश्चन में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो वो भी यहां पर आ जाएगी इंक्रीज इन लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। इतनी सारी चीजें हमको असेट्स और लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज दी हुई हैं। न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल वो कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आती है। रिवैल्यूएशन में वही चीजें आती हैं जो पहले से ही बैलेंस शीट में दी है, या फिर कोई ऐसी असेट्स या लायबिलिटीज जो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं थी।
कुछ एसेट्स या लाइबिलिटीज में अगर चेंज हो रहा है तो वो यहाँ पे आएगा, और अगर कोई लाइबिलिटी जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले बैलेंस शीट में नहीं दी थी लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि सैलरी देनी बाकी है, दैट मीन्स इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड में आ जाएगी हमारी। तो क्रेडिट साइड का टोटल एक ही चीज है 30,000। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 30,000 एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड 8,000, 20,000, 2,000 एंड 5,000। इन सब का टोटल करके आएगा 35,000। दैट मीन्स डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है। लॉसेज आर मोर एंड गेन्स आर लेस। और मैंने बताया था कि जब लॉस ज्यादा है प्रॉफिट्स कम है तो हम यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या दिखा देंगे, बाय लॉस। और चाहो तो इसके साथ साथ हम लिख भी सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। और अमाउंट पार्टनर जो है हमारे यहाँ पर एक्स एंड वाई है और इनका रेशियो है 3:2। तो एक्स और वाई अमाउंट आएगा 5,000 और यहां पर अमाउंट आ जाएगा इनका 5,000 इंटू 3/5, 3,000 एक्स बियर करेगा और वाई का आ जाएगा 5,000 इंटू 2/5, 2,000 वाई बियर करेगा। इस तरह से यहाँ पे टोटल हमारा जो होगा 35,000 डेबिट का भी हो जाएगा और 35,000 क्रेडिट साइड पे भी हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। असेट्स की वैल्यू कम हो जाए डेबिट साइड, असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए डेबिट साइड। इफ टोटल ऑफ डेबिट इज मोर, टोटल ऑफ क्रेडिट इज लेस, देन बैलेंसिंग फिगर विल बी लॉस। और अगर यहीं पे क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता, डेबिट साइड का टोटल कम होता, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरह से हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब क्वेश्चंस में हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट इसी मेथड से ही बनेगा। और हर क्वेश्चन में जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन एक एडमिशन का आता है उसमें इसका वेटेज 2 मार्क्स का होता है। मतलब रीवैल्यूएशन अगर आपका सही होगा, पूरे क्वेश्चन में अगर आपने रीवैल्यूएशन सही बना लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, और रीवैल्यूएशन सही होगा तो आप बैलेंस शीट में भी सही पोस्टिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा 3 चैप्टर्स में काम आता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी काम आता है, और हमारा एडमिशन में भी काम आता है, और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में भी यही सेम टॉपिक काम आता है, और उसको बनाने का सेम मेथड है हर चैप्टर के लिए। थैंक यू।